एवरीवन, हम लोग देख रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन का जीएस पॉइंटर, जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। एक वीडियो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का हो गया है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए उसके आगे पढ़ते हैं मुगल वंश और बाबर के बारे में। तो देखते हैं मुगल वंश बाबर के बारे में। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। आगे, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे तो चगताई तुर्क थे। बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था तो सौबानी खान ने पराजित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। आगे, वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया तो किसने अपनाया था? बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था तो पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। आगे, बाबर का इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तो तोपखाना था। आगे, बाबर के प्रमुख युद्ध और उसका वर्ष दिया गया है। बाबर का युद्ध किस वर्ष में हुआ है, कौन कौन सा युद्ध देखेंगे। बाबर के प्रमुख युद्ध और वर्ष: पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। आगे चलते हैं। बाबर के युद्धों का कालक्रम है: पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ पहले, फिर खानवा का युद्ध हुआ, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ, फिर घाघरा का युद्ध हुआ। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की तो वह खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा लगाया। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। आगे, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तो उनकी सैन्य कुशलता था। मेवाड़ का राजा जिसे 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था तो राणा सांगा को। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी तो काबुल में। आगे, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है तो जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर के धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। आगे, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे तो काबुल, पंजाब एवं आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है वह है तो मेवाड़ एवं विजयनगर। आगे, तुजुक-ए बाबरी बाबर की आत्मकथा लिखी गई थी तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था तो बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने। हुमायूं और शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे। कामरान, उस्मान, अस्करी तथा हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था तो उस्मान। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम है तो देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। आगे, राव जैतसी रोचंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जैतसी ने पराजित किया था तो कामरान को। वे 2 शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ तो शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेरशाह जैसे मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था तो शेरशाह। वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित था तो राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार। आगे, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत
जिस शासक द्वारा स्वर्ण युग का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया वह था तो हुमायूं था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण हुमायूं ने किया। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था तो 1658 ईस्वी में। अपने बादशाहपति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था तो हाजी बेगम ने। शुद्ध चांदी का रुपया शुरू किया तो शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर थी तो 64:1 का था। आगे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो कालिंजर में। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था तो कालिंजर राज्य के विरुद्ध था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किसने बोला? शेरशाह ने। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कूपा संबंधित थे तो मारवाड़ से संबंधित थे। शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। शेरशाह ने निर्माण करवाया था सासाराम का मकबरा तथा दिल्ली की किला कुहना मस्जिद का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था तो शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी वह है शेरशाह। पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क-ए-आजम सड़क बनवाई शेरशाह ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह, वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था तो इस्लाम शाह ने। आगे अकबर के बारे में पढ़ेंगे। वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था तो वह स्थान था कलानौर का। बैरम खान के संदर्भ में सही कथन है तो अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी। अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी। आगे हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों की जिस गृह से स्थापित किया वह था कछवाहों से। चिश्ती संत की दरगाह जहां पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था तो किसकी दरगाह थी? मोइनुद्दीन चिश्ती की। अधम खान, बैरम खान, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खान में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था तो अधम खान को अकबर ने स्वयं मारा था। राजपुताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी तो मेवाड़। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया तो मेवाड़ के रावचंद्र सेन ने। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी मंडला अथवा गोंडवाना की। दुर्गावती रानी कहाँ की थी? मंडला अथवा गोंडवाना की। आगे देखेंगे। अबू फजल की मृत्यु हुई शहजादा सलीम के कारण। अबू फजल की मृत्यु क्यों हुई? शहजादा सलीम के कारण। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य है तो प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं उसकी धार्मिक नीति। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। आगे वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था तो अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब में से वह बादशाह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है अकबर। वह शासक जिसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो, तो ऐसा अकबर ने बोला था। अकबर के बारे में सत्य कथन है, देखते हैं क्या सत्य बोला गया है अकबर के बारे में। अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। अकबर का शासन जाना जाता है तो क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था तो मीर बख्शी था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर।
आगे, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खान। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रथा को लागू किया वह उधार ली गई थी मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को रख रखाव करना पड़ता था 20 घोड़ों का। जाप्ती, दहसाला, नसक तथा कानकुत में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है तो दहसाला को। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति निर्मित की गई थी तो टोडरमल द्वारा। जब्ती प्रणाली उपज थी अकबर की। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य नैरंतर्य की कड़ी था टोडरमल। अकबर ने दीन-ए इलाही प्रारंभ किया 1582 ईस्वी में। वह इतिहासकार जिसने दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा मोहसिन फानी ने। आगे, इबादत खाने का निर्माण करवाया अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। फतेहपुर सीकरी में स्थित वह इमारत जिसे शान फतेहपुर कहा जाता था तो किसको बोला जाता था? जामा मस्जिद को बोला गया था शान फतेहपुर। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाभाई महल एवं अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है तो अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है तो हुमायूं का मकबरा है। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था अकबर द्वारा। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अकबर द्वारा। हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर का मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो 1 लाइनर दिया हुआ है। किसी भी एग्जाम के पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है रिवीजन करना, तो यहाँ से हम लोग अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। आगे, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा आधारित है। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता तथा उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था तो अकबर के विरुद्ध। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने जिस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था वह क्षेत्र था गुजरात। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किया था तो अकबर ने। शिक्षा संबंधी सुधार किसने किया था? अकबर ने। आगे, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, यह कथन है विलियम फिंच का। आगे, अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है तो पंचमहल का। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के काल में नहीं कराया गया था तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण अकबर के काल में नहीं कराया गया था। आगे, बादशाह और मकबरा के बारे में दिया है, देखेंगे किस बादशाह का कौन सा मकबरा था। तो बाबर का 1526 से 1530 ईस्वी काबुल में मकबरा। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी सिकंदरा में। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी लाहौर में। शाहजहां 1628 से 1658 आगरा में। औरंगजेब 1658 से 1707 औरंगाबाद। आगे, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह थे फैजी, अब्दुल कादर बदायूनी, अबुल फजल, निज़ामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से वह जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। वह जो अकबर की इच्छानुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने।
मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खान, अब्दुल सम्मद, मीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, तो किसको? मोहम्मद हुसैन को। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया, वह था हरिविजय सूरी। अबुल हसन दसवंत, किशनदास एवं उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार था, तो दसवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। आगे, भारत का वह शासक जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, तो बादशाह अकबर के शासनकाल में। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज किया, उल्लेख किया अबुल फजल ने। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, तो कौन सा अंग्रेज व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में आया? पहला तो राल्फ फिंच था। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार दिया है: जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो कब मिलाया था? 1576 ईस्वी में। बंगाल व बिहार को मुगल साम्राज्य में अकबर ने कब मिलाया था? 1576 ईस्वी में। आगे चलते हैं। जहांगीर के बारे में दिया है, पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरू की थी, तो किसने? जहांगीर ने। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है, तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। आगे, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी, वह है तो जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था, तो हॉकिंस को। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था थॉमस रो। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, किसको? हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में सही कथन है, तो यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। वह 1608 में भारत आया। आगे, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए, तो 1615 ईस्वी में भारत आए। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया, तो थॉमस रो। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था, तो अजमेर में। विदेशी यात्रियों के भारत आने का कालानुक्रम दिया है, देखेंगे। पहले रॉल्फ फिंच भारत आया, फिर विलियम हॉकिंस आए, फिर निकोलस डाउंटन आए, फिर सर थॉमस रो आए। आगे, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया, वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर एवं बाबर तथा बहादुर शाह जफर का मकबरा भारत में नहीं है। आगे, मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, तो जहांगीर के राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची मुगल चित्रकला। जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। वह चित्रकार जिसे नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई, तो मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो मंसूर। मुगल बादशाहों में वह जिसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी, तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा। अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। आगे, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो खुर्रम, महाबत खान एवं खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था, वह है जहांगीर। नूरजहां गुट जुनता दल के प्रमुख सदस्य थे। एतमादुल्ला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां का पिता, अस्मत बेगम नूरजहां की मां का नाम, आसफ खान नूरजहां का भाई था एवं शहजादा खुर्रम शाहजहां। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में बनवाया था, तो नूरजहां ने। प्राचीन कार्य पित्रादुरा संबंधित है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इस शैली को पित्रादुरा शैली कहते हैं। आगे, निर्माता और स्मारक का नाम दिया है, देखेंगे। बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। हुमायूं ने दीन पना
अकबर ने जहांगीरी महल, जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। शाहजहां देखेंगे, शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। वह क्षेत्र जिसके निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र की दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, तो कंधार। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। आगे, वह कवि जिसने बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, तो कविंद्राचार्य। मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, तो शाहजहां ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। आगे, वह जो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था, तो कलीम अबू जली। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ताजमहल, लाल किला, पंचमहल तथा शेरशाह के मकबरे में से वह स्थापत्य जिसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है, तो ताजमहल। आगे, वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, शाहजहां ने। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, तो शाहजहां ने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। आगे, स्मारक और उसके निर्माता का नाम दिया है, देखेंगे। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर ने निर्माण कराया। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने निर्माण कराया। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने निर्माण कराया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ, वह थे शाहजहां। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर्रे अकबर शीर्षक के अंतर्गत। आगे, दारा शिकोह की मूल रचना है मजमऊल हुसैन, मजमऊल बहरीन। दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया वह है दिल्ली। अमीर खुसरो दारा शिकोह अमीर हसन व शुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, तो दारा शिकोह थे। वी.ए. स्मिथ, जे.एन. सरकार तथा ए.एल. श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था, तो ए.एल. श्रीवास्तव ने। आगे, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था, तो मीर जुमला ने। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था, तो शाहजहां ने। दारा शिकोह मुराद बख्श, शाह शुजा तथा औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था, तो औरंगजेब। आगे, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। धर्मत का युद्ध लड़ा गया, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था धर्मत का युद्ध। युद्धों का सही कालक्रम देखेंगे। विलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में हुआ, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ, जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ। मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। मुगल शासक जिसने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत स्थित है मध्य प्रदेश में। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो सुलेमान शिकोह ने। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, तो अकबर ने। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो जयसिंह ने। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी, तो 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया वह थे, तो बीजापुर एवं गोलकुंडा। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो औरंगजेब।
1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक था तो अबुल हसन कुतुब शाह था। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी तो औरंगजेब। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था वह शासक है तो औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा का निर्माता था तो मुगल शाहजादा आजम शाह औरंगजेब के शासनकाल में। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता था। रबिया उद दौरानी का मकबरा। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा तथा मेहरुन्निसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी तो कौन था? मेहरुन्निसा थी औरंगजेब की पुत्री। औरंगजेब ने साहिबात उद जमानी की उपाधि प्रदान की किसको? जहां आरा को। संत रामदास को संबंधित किया जाता है औरंगजेब के शासनकाल से। आगे मुगलकालीन प्रशासन व्यवस्था देखेंगे। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान था तो मीर बख्शी। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। सही कथन है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। बर्नियर, करेरी, मनुची तथा टेवर्नियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था तो किसे? मनुची को। आगे मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होता था मीर बख्शी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं थी। कौन कौन सी विशेषताएं थी देखें। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदारों की 3 श्रेणियां थीं जिसमें 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। आगे मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था तो भू राजस्व था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है तो भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया तो जहांगीर ने। मुगल प्रशासन में मदत ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। यह था सूबा एवं परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। आगे सुमेलित है देखेंगे। अधिकारी और उनके विहित कर्तव्य को दिया गया है। दीवाने तन जागीर व वेतन को देखना। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुसरीफ कार्यालय को संभालने के लिए। वकियावनीस प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करना। बादशाह एवं दीवान दिया है देखेंगे। अकबर, मुजफ्फर खान, जहांगीर, गियास बेग इत्माद-दौला, शाहजहां, सादुल्ला खान, औरंगजेब, असद खान। सत्य कथन है देखेंगे। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। वह जिसने राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर ने। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया बाबर ने। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था खजाना। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था हल्की संख्या। वह बंदरगाह जो मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था सूरत बंदरगाह। वह मुगलकालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया सहाब नहर।
मध्यकाल में बटाई का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन है, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण। चित्रकला की मुगल शैली को प्रारंभ किया गया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने सर्वप्रथम चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए तो हुमायूं ने। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया अब्दुस समद द्वारा। आगे प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन, उस्ताद मसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन। मुगल चित्रकला ने उन्नति की जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं चित्रकला की। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ अकबर के दरबार में। आगे किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध वह है चित्रकला। वह मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया तो जहांगीर ने। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी तो वीणा। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। आगे तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तो तानसेन एवं हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। अकबर संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय। आगे मुगल कालीन साहित्य देखेंगे। चलिए देखते हैं। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं तो 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तो तानसेन एवं हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा था तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली तो अकबर ने। संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार से। मुगल कालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था जॉन लेडेन और विलियम रस्किन ने। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था स्थापित किया गया था तो महामनगा द्वारा। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था तो माहम अनगा ने। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था तो ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी ने। तो लेखक और पुस्तक दिया है तो देखेंगे हसन निजामी, ताजुल मासिर, ख्वांदमीर, हुमायूं नामा, मिर्जा मोहम्मद काजिन, आलमगीर नामा, भीमसेन, नुस्खा-ए दिलकुशा। आगे देखेंगे अलुत्बी के बारे में। अलुत्बी तारीख़े यामिनी, चंद्रभान ब्रह्मन, चहार चमन, मुअत्तमद खान, इकबाल नामा जहांगीरी, अब्बास खान सरवानी तारीख़े शेरशाही पुस्तक लिखे थे। सुमेलित है देखेंगे निजामुद्दीन अहमद, तबकाते अकबरी, बाबर, तुजुके बाबरी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी, तारीख़े निजामी। ईश्वरदास नागर ने फुतुहात आलमगीरी। सुजान राय भंडारी ने खुलासत उत तवारीख लिखी। अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खानखाना तथा अब्दुल कादिर बदायूनी में से वह जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो अब्दुल रहीम खानखाना का हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे तो शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार। शाहजहां नामा के लेखक हैं
तो इनायत खान है। अनवार सुहाइली नामक ग्रंथ अनुवाद है पंचतंत्र का। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था तो 7 वर्षों में। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा जिसको 7 वर्षों में पूरा किया गया। आईने अकबरी लिखी गई थी तो अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी फारसी। आगे मुगल कालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगीरी रचना थी साकी मुस्तैद खान का। नस्तालीक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। आगे कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे तो राजा सावंत सिंह। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका, रतन बावनी व रसिक प्रिया की रचना की थी केशव ने। आगे मुगल कालीन के बारे में विविध दिया हुआ है, देखेंगे। शासक विदेशी यात्री। जहांगीर के समय कौन आया था? विलियम हॉकिंस। अकबर के समय विलियम फिंच। शाहजहां टेवरनियर। औरंगजेब मनुची। अब विदेशी यात्री किस सन में आए ये दिया है। हॉकिंस 1608 से 1611, टॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी, मनुची 1653 से 1708, राल्फ फिंच 1583 से 1586। वह विदेश यात्री जिसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की, जॉन बैप्टिस्ट टेवरनियर ने। मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम दिया है, देखेंगे। जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली तथा बहादुर शाह दुती। युद्ध और वर्ष दिया है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, दौराह का युद्ध 1532 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में, जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। आगे 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है, देखेंगे। चंगेज खान, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। दारा सिखों को दफनाया गया था दिल्ली में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम हुआ 1739 ईस्वी में। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं किस नाम से? हेमू नाम से। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है तो पृथ्वीराज के लिए। मध्यकालीन मुगल शब्दावली, अर्थ और कार्य, देखेंगे। दाम, ताम्र की मुद्रा। देसाई, राजस्व अधिकारी। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। जरीब, भूमि माप प्रणाली। युद्ध और संबंध, देखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो का युद्ध जहांगीर। खानवा का युद्ध बाबर राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध हुमायूं ने लड़ा था। बल्ख का युद्ध शाहजहां ने। आगे वर्ष एवं घटना दिया है, देखेंगे। 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र मिला था भारत में व्यापार करने के लिए। 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया था। आगे देखेंगे। अता अली खान नाम था तानसेन का। बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था सूरत को। मुगलों ने नवरोज त्यौहार लिया पारसियों से। सुमेलित है, देखेंगे। शब्द और संबंधित वंश। इक्ता दिल्ली के सुल्तान। जागीर मुगल। अमरम विजयनगर। मोकासा मराठे। आगे सही कार्यक्रम दिया है, देखेंगे। पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई। सही कालक्रम है। शेख मुबारक की मृत्यु, फिर फैजी की मृत्यु, फिर अबुल फजल की हत्या, फिर दनियाल की मृत्यु। आगे भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, देखेंगे। बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा तथा रूमी दरवाजे के निर्माण में क्रमशः ईंट, चूने तथा चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। स्मारकों का सही कालानुक्रम। अटाला मस्जिद जौनपुर में, फिर शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में,
फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, फिर रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था तो लखनऊ में। मुगल काल में मौल्लिम था तो व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी था। मध्ययुगीन भारत के संबंध में शायर शब्द का अर्थ है तो एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः थे तो व्यापारी। सिख संप्रदाय के बारे में दिया है, देखेंगे, रिवीजन करते हैं सिख संप्रदाय का। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था किसको? गुरु अंगद को, जिसको लहना के नाम से भी जाना जाता है। गुरुमुखी लिपि का वर्णमाला में सृजन किया गया था गुरु अंगद द्वारा। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था गुरु रामदास ने। वह सिख गुरु जिसने अकबर को ने 500 बीघा जमीन दी थी तो रामदास को दिया था अकबर ने 500 बीघा जमीन। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी तो किसने? गुरु अर्जुन देव ने किया था। आगे, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था तो गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर को। आगे, वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। हेमकुंड, ताराकुंड तथा ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है तो हेमकुंड। जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था तो गोविंद सिंह का। वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि द्वारा। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। वह सिख गुरु जिसने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव या लक्ष्मण देव। सिख साम्राज्य का अंतिम संस्थापक था तो दलीप सिंह। दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम संस्थापक थे, अंतिम शासक था। अब देखेंगे मराठा राज्य और संघ के बारे में। मराठा के उत्कर्ष के कारण है तो धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सालेर के युद्ध में 1672 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 से 1630 ईस्वी में। वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था तो अफजल खान ने। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा में। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम था तो रामदास। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालक्रम है: चालन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खान का प्रकरण, सूरत पर आक्रमण और लूटना। अष्टप्रधान का गठन किया था तो शिवाजी ने। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने। शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी थे तो पेशवा थे, अमात्या, मजमुआदार थे, वकियावनीस थे, सुरूनवीस थे, सचिव थे, सुमंत थे, दबीर थे, सेनापति थे, सरे नौबत थे, पंडित राव, न्यायाधीश। आगे, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी तो मराठा प्रशासन व्यवस्था में अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। आगे देखेंगे, शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंध था तो सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। आगे, छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी रुपया, लौरी एवं टका। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं के शासन का सही क्रम है, देखेंगे पेशवाओं के शासन का सही क्रम: बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव। आगे देखेंगे, निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए: बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव, माधवराव फर्स्ट। तो इसमें पहले बालाजी विश्वनाथ होंगे, फिर बाजीराव फर्स्ट होंगे, फिर माधवराव फर्स्ट होंगे, फिर नारायण राव होंगे। आगे, पेशवाओं का आरोहिक कालक्रमानुसार है: बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, फिर रघुनाथ राव। सही कालक्रम है संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय, छत्रपति साहू जी। आगे, मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया
1750 ईस्वी में। शाहू के उत्तराधिकारी निर्भर थे पेशवा की इच्छा पर। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे तो मराठे उभरे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व तो हाथों में था तो ताराबाई के हाथों में था। सरजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। वह मराठा पेशवा जिसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक तो बालाजी बाजीराव के समय। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को जाना जाता था तो चौथ के नाम से जाना जाता था। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह था तो कौन थे? काशीराज पंडित। आगे चलेंगे। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण था तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था तो अफगानों ने हराया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। वह रुहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था तो नजीब खान था। मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के विलेखों में। आगे मुगल साम्राज्य के विघटन के बारे में दिया है, जानेंगे क्यों मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे तो हुसैन अली और अब्दुल्ला थे राजा बनाने वाले मुगल काल में। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के कारण सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय में पूर्व अंत का कारण था तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी तो फर्रुखसियर ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था तो मोहम्मद शाह। आगे नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था तो मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था तो मोहम्मद शाह में 1719 से 1748 ईस्वी में। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। मुगल शासकों का क्रम देखेंगे। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी, जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी। आगे देखेंगे। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था तो शाह आलम द्वितीय को। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असदुल्ला खान गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निदेशक थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। आगे देखेंगे। अवध का प्रथम नवाब था तो अवध के प्रथम नवाब सआदत खान थे। बुरहानुल मुल्क सआदत खान के संदर्भ में सही कथन है, देखेंगे। अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक सआदत खान था। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। आगे हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन था? तो चिनकिलीज खान था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलीज खान था। सही कथन है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। दिल्ली में स्थित खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी तो जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी खगोली वेधशाला। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला बनवाई थी तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एवं वाराणसी तथा मथुरा में। जयसिंह द्वितीय ने कहाँ वेधशाला बनवाई थी? तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी तथा मथुरा में 5 जगह बनवाई थी। आगे 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित के लेखक थे तो सवाई जयसिंह ही लेखक थे। तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है जीएस पॉइंटर का मध्यकालीन भारत का इतिहास। आप लोग बार बार वीडियो को देखिए और अपना रिवीजन कीजिए। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।